हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइक्लोएल्केन्स के ऊपर बीएस स्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे। पीछे के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि साइक्लोएल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, नोमेनक्लेचर और इनका इंट्रोडक्शन। नाउ बीएस स्ट्रेन थ्योरी। बीएस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी कुछ एविडेंसेस या अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे जिसको हम बोलेंगे बीएस स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप जानते हो कि जो कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, मीन्स जिस कार्बन पे 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर हम मीथेन की बात लें तो कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। वो चारों हाइड्रोजन क्या होंगे? टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे होते हैं। तो उनके किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो एडोल्फ वॉन बियर ने 1885 में ये कहा कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा भी डिपार्चर पोजीशन में, चाहे वो 110 डिग्री हो, 109 से 110 चला जाए, चाहे 109 से 108 चला जाए, मतलब इस एंगल से या तो एंगल ज़्यादा हो जाए या एंगल कम हो जाए, उसको डिपार्चर या डेविएशन कहते हैं। वो जो एंगल का डिपार्चर या डेविएशन है वो मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट करता है, स्ट्रेन खिंचावट क्रिएट करता है और उसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसके बेसिस पे बियर्स ने अपनी थ्योरी दी थी। उसके 4-5 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो भी अब हम साइक्लोएल्केन्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है हम यहाँ रिंग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली रिंग होती है साइक्लोप्रोपेन, ये वाली, जिसपे C 3 बॉन्ड होते हैं। तो एंगल जो होता है साइक्लोप्रोपेन में दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आप पढ़ते हैं उसमें 60 डिग्री का एंगल होता है। 60 180 डिग्री हो गया तो 60 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में तीनों कार्बन ही साइक्लोप्रोपेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से उनका जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन वो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री है। तो मतलब 49 डिग्री का डेविएशन साइक्लोप्रोपेन के अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन आएगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से उसका जो साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट में ये कहा कि कोई भी डेविएशन चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो टेट्राहेड्रल एंगल से, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से आपका एंगल चाहे तो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो चाहे पॉजिटिव की तरफ, वो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन लाएगा, इंटरनल स्ट्रेन, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपका एंगल कंप्रेस हो रहा है तो डेविएशन पॉजिटिव होगा। अगर आपका एंगल एक्सपेंड हो रहा है तो डेविएशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम तो है साइक्लोप्रोपेन का और एक डायग्राम है साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोप्रोपेन वाले डायग्राम में देखोगे जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन वाले में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन में भी तीनों के तीनों कार्बन ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, बट एक्चुअल में 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे डेविएशन है 109 से और 60 डिग्री, मीन्स आपका एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 109 से किस पे आ रहा है? 109 से किस पे आ रहा है? 60 पे। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डेविएशन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि 109 में से आप 60 जब माइनस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको जो एंगल स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री का है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। तो यहाँ पे भी आपका एंगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 109 से 90, तो डेविएशन है वो क्या है? पॉजिटिव। तो बेयर स्ट्रेन्स का जो थर्ड पॉइंट था वो ये क्या था कि ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, नॉर्मल एंगल से जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, नॉर्मल एंगल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट, इससे जितना ज़्यादा डेविएशन होगा आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और वी कैन से आइदर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और आइदर इन द नेगेटिव, द ग्रेटर इज द स्ट्रेन, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेन बढ़ेगा और द लेसर विल बी द स्टेबिलिटी, उतनी ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और हमें यहाँ पे साइन का, डेविएशन का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका कोई भी डिफरेंस नहीं मानना है, जस्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ही कंसिडर करनी है। फोर्थ पॉइंट क्या था? द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ए रिंग सिस्टम मोर इजीली इट इज़ फॉर्म, जिस रिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो रिंग बनेगी। कहने का मतलब क्या है
कि जितना कम स्ट्रेन होगा, मतलब जो एंगल 109 के आसपास मिलेगा, कम स्ट्रेन होगा, उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो रिंग बनेगी। अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो 109 डिग्री होना चाहिए लेकिन 60 है। साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करें 109 डिग्री होना चाहिए लेकिन एंगल 90 डिग्री है। लेकिन अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो एंगल 109 होना चाहिए, 108 है। इट मीन्स साइक्लोपेंटेन इजीली फॉर्म होगा, फिर साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट है। इस टेबल में एंगल ऑफ स्ट्रेन निकाले हुए हैं। तो ये है कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन से लेके साइक्लोओक्टेन तक के एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन की रिंग है, मतलब एक ट्राइंगुलर रिंग है। साइक्लोब्यूटेन में एक स्क्वायर प्लेनर टाइप में रिंग है। साइक्लोपेंटेन में एक पेंटागन टाइप में रिंग है। साइक्लोहेक्सेन में एक हेक्सागन टाइप में रिंग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। साइक्लोब्यूटेन में एंगल 90 डिग्री है। साइक्लोपेंटेन में जो एंगल है किसी भी दो बॉन्ड लेंथ्स के बीच में 108 डिग्री है। साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री है। साइक्लोहेप्टेन में 128 और साइक्लोओक्टेन में 135। एक्चुअल में जो एंगल्स हैं इन सब के वो होने चाहिए थे 109 डिग्री 28 मिनट के, क्योंकि सारे के सारे जो कार्बन्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री। बट एक्चुअल एंगल्स आर प्रेजेंट हेयर। तो हम यहाँ पे एंगल डेविएशन है, डेविएशन से हम एंगल स्ट्रेन निकालेंगे जिसका फार्मूला ये है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल माइनस में एक्चुअल एंगल जो इसका है डिवाइड बाई 2। क्योंकि हमारा एंगल का एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो वो सब साइड्स में इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक साइड में ज़्यादा हो गया या कम हो गया। तो साइक्लोप्रोपेन की जब बात करेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स की नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, 60 डिग्री आपके साइक्लोप्रोपेन का एंगल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो 49 पॉइंट समथिंग आएगी, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 24 डिग्री 44 मिनट्स का एंगल स्ट्रेन है। सिमिलरली ब्यूटेन में जब आप निकालेंगे तो 9 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। पेंटेन में आप देखेंगे साइक्लोपेंटेन में सिर्फ 44 मिनट्स का ये एंगल स्ट्रेन है, एंगल जो डिग्री में है वो 0 है। साइक्लोहेक्सेन में -5 का है, साइक्लोहेप्टेन में -9 का है, साइक्लोओक्टेन में -12 का है। इन 3 टर्म्स में माइनस टर्म क्यों आई है? क्योंकि हमारा एंगल 109 से क्या होगा ज़्यादा, मतलब एक्सपेंशन हुआ है। जब एंगल का एक्सपेंशन होता है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल्स थे इन तीनों में हमारा एंगल 109 से कम था, मीन्स एंगल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आपकी डेविएशन वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो एंगल स्ट्रेन की ये वैल्यू है। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो जो उसका 4th पॉइंट था बियर्स का कि जिसके अंदर जितना कम स्ट्रेन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इजीली बनेगा। तो इनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन गेट इजीली फॉर्म, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली इसमें अगर हम साइक्लोहेक्सेन और हायर रिंग्स की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन गेट इजीली फॉर्म, देन साइक्लोहेप्टेन, देन साइक्लोओक्टेन, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू बियर्स स्ट्रेन थ्योरी। नाउ इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? बियर्स स्ट्रेन थ्योरी की जो इसने पॉइंट्स दिए थे उसके बीच में उसकी फेवर में हमें एविडेंसेस मिले थे। तो दो एविडेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहला तो यही है कि इसने क्या कहा था बियर्स ने कि जैसे जैसे हम साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोपेंटेन की तरफ जाएंगे तो एंगल में स्ट्रेन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि एंगल में स्ट्रेन जब होगा कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही मुश्किल से फॉर्म होगा। और जिस मॉलिक्यूल में जितना स्ट्रेन कम होगा वो इतना ही इजीली क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन अगर हम इस लाइन से ले, द ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैन जस्टिफाइड इन द व्यू ऑफ स्मॉल एंगल स्ट्रेन। जैसे हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कि साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन 0 डिग्री का था और साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन 9 डिग्री का था। तो साइक्लोपेंटेन गेट इजीली फॉर्म्ड एंड मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटेन। ये जो पॉइंट था उसके बीच में हमें एविडेंसेस भी मिले। जब बनाना चाहा तो साइक्लोपेंटेन जल्दी बना एज कम्पेयर टू साइक्लोब्यूटेन, एंड साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल और जल्दी बना एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। और ये भी पाया गया कि जो साइक्लोएल्केन्स है जिसमें 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन एटम हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते बियर के टाइम पे।
बियर के टाइम पे साइक्लोएल्केन्स में जो साइक्लोहेप्टेन है या उससे हायर है साइक्लोओक्टेन, साइक्लोनोनेन, वो कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे बियर के टाइम पे। तो ये बात भी फेवर में मिली हमें इसके में कि जो हायर रिंग्स जब बढ़ेंगी तो एंगल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, डेविएशन और ज़्यादा होगा, स्ट्रेन और ज़्यादा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जितनी कम स्टेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, वो मॉलिक्यूल बनेंगे ही नहीं। तो ये बात भी बिल्कुल इसके फेवर में मिली कि हायर मेंबर्स जो रिंग्स थे वो उस टाइम बने ही नहीं थे, क्योंकि उनमें स्ट्रेन क्या था, बहुत ज़्यादा था। दूसरा पॉइंट क्या मिला, हमें देखा कि इथाइलिन में एक डबल बॉन्ड होता है। बियर ने उस डबल बॉन्ड को एक 2 मेंबर रिंग मान लिया। अगर 2 मेंबर रिंग मानेंगे लेकिन उसमें एंगल 0 है, क्योंकि वो एक रिंग नहीं है, एक्चुअल में वो 2 बॉन्ड है, पैरेलल बॉन्ड्स, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। लेकिन इसने उसको रिंग माना, लेकिन एंगल 0 डिग्री माना। इसका जब हम एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो आपका फार्मूला वही रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, तो आपका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। यहाँ पे आप 0 डिग्री रखेंगे तो आपका एंगल स्ट्रेन आया 54 डिग्री 44 मिनट्स। इसका मतलब वेरी मच लार्ज स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन इथाइलेनिक बॉन्ड, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जो चीज़ अनस्टेबल होगी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि अनस्टेबल रिएक्टिव होगी, वो चाहेगी कि कहीं से भी रिएक्शन करके वो क्या हो जाए, स्टेबल। तो हमने भी देखा कि डबल बॉन्ड हमारा कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल बियर्स के पॉइंट्स में एक एविडेंसेस के रूप में फेवर कर रहा था कि यस, अगर हम इथाइलिन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो सही है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। नाउ दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लिमिटेशंस भी होते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की 2 लिमिटेशन थी। सबसे पहले तो यही थी कि इसने इथाइलेनिक बॉन्ड को एक रिंग माना था, और रिंग मान के पता चला था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन था। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या मिली, इसने अपने एक डेफिनेशन दी थी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेन किसी मॉलिक्यूल में होगा, उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना, उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन उतनी मुश्किल है, वो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें अगर पहले पॉइंट की हम बात करें, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलेनिक बॉन्ड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेकिन इथाइलेनिक जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वो तो रेडिली बन जाता है, जो कि इसके पॉइंट के अगेंस्ट है। उसने ये कहा था कि मोर विल बी द स्ट्रेन, मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी, लेसर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इथाइलेनिक बॉन्ड में हमने देखा प्लस 54 डिग्री का स्ट्रेन था, तो इसका मतलब वो बनना नहीं चाहिए ड्यू टू हायर स्ट्रेन। लेकिन इथाइलेनिक डबल बॉन्ड बन जाता है बहुत जल्दी। तो एक तो इसका ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि जो स्टेबिलिटी है साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन से ऊपर जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था। तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था तो इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही थी। इसके कारण वो बन ही नहीं पा रहे थे, उनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन, उनकी स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल थी। इसके कारण अकॉर्डिंग टू दिस द हायर साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्रेजेंट और नॉट पॉसिबल, उनकी फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन हीट्स ऑफ कंबशन जब देखे गए साइक्लोएल्केन्स के, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी फेल हो गई। हीट ऑफ कंबशन से जब मैच किया तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोहेक्सेन्स की बिल्कुल कंट्राडिक्टरी मिली। जैसे हम अब नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल देखेंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग तो जो हायर मेंबर्ड रिंग्स है वो बन जानी चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन उनकी और जो सिंपल आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, सिंपल जो आपका एलिफेटिक एल्केन्स होते हैं, उनकी सिमिलर थी, उसके अकॉर्डिंग तो बन जाने चाहिए। लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बोला था, बेयर स्ट्रेन की थ्योरी के एक पोस्टुलेट में ये कहा गया था कि अगर जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा और उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, तो उतना ही फॉर्मेशन हायर साइक्लोएल्केन्स का, लाइक साइक्लोहेक्टेन, लाइक साइक्लोओक्टेन, साइक्लोनोनेन, वो इम्पॉसिबल है, वो बनेंगी ही नहीं। तो हम इसमें देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द टेबल। इस टेबल में हीट ऑफ कंबशन दिए गए हैं पर CH2 ग्रुप के। तो सबसे पहले टेबल के बॉटम में जब हम आके देखेंगे तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप का ओपन चेन एल्केन्स में जब साइकिल नहीं बनी है वहाँ 658.5 किलो जूल पर मोल है। अब इस टेबल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये साइज ऑफ द रिंग बता रहा है।
ठीक है। ये जो नेक्स्ट है ये हीट ऑफ कंबशन बता रहा है पर CH2 ग्रुप, और यहाँ पे भी साइज ऑफ रिंग है, तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन की रिंग से लेके 14 कार्बन की रिंग्स तक की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे 3 कार्बन की रिंग, इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन, वहाँ पे पर CH2 मॉलिक्यूल के लिए हीट ऑफ कंबशन 697 है। साइक्लोब्यूटेन में जाएंगे तो 686 है, साइक्लोपेंटेन पे जाएंगे तो 664 है, और साइक्लोहेक्सेन पे जाएंगे तो 658.5 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन चेन एल्केन जो कि बिल्कुल स्टेबल हैं, ओपन चेन जहाँ साइकिल नहीं है, मीन्स प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ओनली हेक्सेन, तो वहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या है 658.5। तो इसकी वैल्यू और आपकी साइक्लोहेक्सेन की वैल्यू बिल्कुल मैच कर रही है। इसका मतलब जब ये चीज़ें स्टेबल हैं, ओपन चेन एल्केन मतलब नॉर्मल हेक्सेन जब स्टेबल है, तो ये वाली चीज़ भी स्टेबल। अगर हम हीट ऑफ कंबशन से रिलेट करें तो साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो स्टेबल। लेकिन बीएस स्ट्रेन थ्योरी ने क्या बोला था कि बीएस स्ट्रेन थ्योरी ने बोला था साइक्लोहेक्सेन और उससे ऊपर वाले जितने भी हाई मेंबर्ड रिंग हैं, जैसे साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन, साइक्लोनैनिन, साइक्लोडेकिन, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है बनानी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 658, यहाँ 662, 663, 669, 663, 662, यहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी भी हायर रिंग्स हैं साइक्लोहेक्सेन के बाद उन सब की वैल्यू 658 के नियर अराउंड ही, बल्कि साइक्लोप्रोपेन की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये हमने बताया कि रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। फिर साइक्लोब्यूटेन में स्ट्रेन कम हुआ तो वैल्यू भी थोड़ी 658 के नज़दीक आई, तो स्टेबिलिटी बढ़ी। फिर साइक्लोपेंटेन में हमने देखा तो उसमें भी और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ी, वैल्यूज नज़दीक आई। लेकिन साइक्लोहेक्सेन की और नॉर्मल ओपन चेन एल्केन्स की वैल्यू तो बिल्कुल एग्जैक्ट थी, और हायर जितने भी आपके साइक्लो एल्केन्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी 658 के 0.5 किलो जूल मोल पर मोल के अराउंड ही है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपकी जो ये जो साइक्लो एल्केन्स है हायर, वो भी इजीली सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप इन किलो जूल पर मोल क्या है, नियरली इक्वल है। तो इसके कारण बीएस स्ट्रेन थ्योरी जो है उसकी दो लिमिटेशंस पाई गई। एक तो उसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा स्ट्रेन था वो मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता, लेकिन इथाइलिन ब्रोम बहुत जल्दी बन गया था। दूसरा उसके अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन जैसे हायर रिंग्स में स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से उनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू से लग रहा है कि हायर साइक्लो एल्केन्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड। Now next slide is Sasse-Moore theory of strainless rings। ये जो थ्योरी है ये Sasse-Moore ने दी थी। इसने क्या कहा था, इसने ये बोला था कि जो 5 मेंबर अप टू 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो कार्बन एटम्स तो स्टेबल हैं, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग्स और हायर रिंग्स ऐसा नहीं है कि वो बनेंगे नहीं, उनको भी हम 6 मेंबर्ड, और जैसे 6 मेंबर्ड में आपका साइक्लोहेक्सेन आता है, 7 मेंबर्ड में साइक्लोहेप्टेन आता है, वो रिंग्स भी बनाना पॉसिबल है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वो रिंग्स जो है ना वो एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, यहाँ तक तो सारी रिंग्स एक प्लेन में लाई कर रही थी, लेकिन हायर रिंग्स है वो एग्जिस्ट करेंगी बट दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। उसकी वजह से उनका जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल रहेगा वो भी नहीं बदलेगी। जैसे साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म और ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बोट फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ये साइक्लोहेक्सेन के, लेकिन इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को, अपने एटम्स को, अपने मॉलिक्यूल्स को इस तरह से मोल्ड कर लिया कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो कम नहीं हुई, और इनका जो एंगल है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, उसमें भी वो एंगल भी क्या रहा, अनएल्टर्ड रहा, वो भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं रहता, क्योंकि ये खुद को इस तरह से मोल्ड कर देते हैं, मतलब अपने स्ट्रक्चर को प्लेन में ना रख के, एक प्लेन में ना रख के क्या कर देते हैं, आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। उसकी वजह से जो आपका एंगल है वो सेम रहेगा। तो ये भी हायर मेंबर या बिगर रिंग भी क्या है, स्टेबल है। इनको मल्टीप्लेनर और पकड़ स्ट्रेनलेस रिंग्स बोलते हैं। अगर हम चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका एग्जाम्पल आप चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही कन्फर्मेशंस सेपरेट, हम इनको सेपरेटली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। नाउ
अब डिफ़िकल्टी होती है लेकिन लार्ज मेंबर्ड रिंग्स को बनाने में। उस डिफ़िकल्टी का मेन रीज़न मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर रिंग छोटी होती है तो वो इजीली बन जाती है, लेकिन जब रिंग बड़ी होगी, मान लो हमें साइक्लोहेप्टेन बनाना है, तो हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नॉर्मल हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स, उनके जो दोनों एंड होते हैं किनारे, मतलब फर्स्ट कार्बन और 7 कार्बन, वो दोनों कार्बन से आपस में क्या करते हैं, जुड़ेंगे और जुड़ के आपकी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। लेकिन जब सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जब हमारा एल्केन बड़ा होता जाएगा, साइज़ बड़ा, जैसे हेप्टेन, ऑक्टेन, इनका जब साइज़ बड़ा होता जाएगा तो इनको आपस में नज़दीक जब ये आएंगे तो आपस में इनके दोनों किनारे नज़दीक आने के बजाय दूसरा कोई जो मॉलिक्यूल है वो इसके पहले एंड से दूसरे एंड से मैच कर जाएगा। उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो हेप्टेन के बीच में ना होके और साइक्लोहेप्टेन ना बन के आपके पास अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और आपकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है हायर मेंबर जो हायर साइक्लोएल्केन्स उनको बनाना। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया आजकल। हम इनकी जो रिंग फॉर्मेशन है उनको अब हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में बनाने लगे। जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। मान लो हमने साइक्लोऑक्टेन बनाना है तो एन ऑक्टेन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, लेकिन जब हम डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डाइल्यूशन में ऑक्टेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाटर है आपका, मान लो सॉल्वेंट वाटर ले रखा है आपने या एल्कोहल ले रखा है, तो उसकी वजह से अब इनके जो रेट है आपस में रिंग क्लोजर होने का वो बढ़ जाएगा और इस तरह से हमारी रिंग्स बन जाएंगी। हालांकि प्रोसेस काफ़ी स्लो रहेगा, लेकिन एक बार जब रिंग बन जाएगी तो वो रिंग स्टेबल होती है और वो ब्रेकअप नहीं होती। तो ये हमारा चैप्टर था, बियर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में हमारा डिस्कशन था ये। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से बियर्स ने कहा कि एंगल जो है आपका टेट्राहेड्रल का 109 होना चाहिए। अगर वो 109 नहीं है, आगे या पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब वो डेविएशन है। डेविएशन की वजह से मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होने की वजह से उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन उसके कुछ एविडेंसेस भी मिले जो कि सही थे, लेकिन बाद में हमने 2 लिमिटेशंस भी पढ़े जो उसके ही स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे थे। फिर हमने सेसे-मोर थ्योरी पढ़ी। उन्होंने कहा कि हायर साइक्लोएल्केन्स भी बनते हैं और स्टेबल होते हैं, बस वो खुद को प्लेनर स्ट्रक्चर में ना रख के आउट ऑफ प्लेन खुद को एल्टर्ड करके पक्कड़ साइज या पक्कड़ शेप्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एंगल भी क्या रहता है, अनएल्टर्ड रहता है। Thanks for listening and watching, and subscribe my channel. The channel is from Manju Yadav. Thanks.